बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अहम खबरें आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि 11 MNAs को फारिग कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वैसे 130 के करीब MNAs ने इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन 11 को फारिग किया गया है। उसका रीज़न मैं आपको अभी बताता हूँ कि वो 11 को क्यों किया गया है और बाकियों को क्यों नहीं हटाया गया, और इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और PDM की जमातों के लिए। लड़ो या मरो, ये मरहला पहुंचने वाला है, यानी अब इन्हें कुछ करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा हलचल होने वाली है पाकिस्तान की सियासत में। इमरान खान के हाथ में कौन से कार्ड्स हैं? सबसे बड़ा कार्ड तो पंजाब हुकूमत का है, वो उनके हाथ लग गया है। लेट्स सी अब होता क्या है। बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स है, इसके बारे में आपको बताता हूँ ये क्यों किया गया। दूसरी खबर आज आपको इस वीलॉग में मैं दूंगा। चौधरी शुजात हुसैन साहब को और तारिक बशीर चीमा साहब को उनके ओहदों से काफ लीग ने फारिग कर दिया है। क्यों फारिग किया है, रीजंस आपके सामने हैं, इस पे बात करेंगे। एक अखबार है जापानीज, यहां से बातचीत का आगाज करते हैं, और उसने एक खबर दी है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हवाले से। लेकिन पहले मैं एक खबर इससे जुड़ी हुई आपको और देना चाहता हूं। वो खबर यह है कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में मजीद कमी हो गई है। बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग इदारे स्टैंडर्ड एंड पोर्स ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मजीद कम कर दी है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक S&P ने महंगाई और रुपए की गिरती हुई कदर की वजह से पाकिस्तान की क्रेडिट आउटलुक न्यूट्रल से मनफी कर दी है। इससे पहले आपको याद है कि पाकिस्तान की फिच ने भी जो रेटिंग है वो मनफी कर दी थी, तो ये एक और रेटिंग मनफी होगी। बड़ी मुश्किल से इमरान खान साहब इन चीज़ों को मनफी से निकाल कर न्यूट्रल और फिर वहां से मुस्बत के अंदर लेकर आए थे, लेकिन अब ये सारी चीज़ें जो है वो मनफी में जा रही हैं। तवज्जो सारी इनकी जो है वो इस जानिब है कि कुछ भी करके इक्तदार को बचाया जाए, NRO2 जो है उसको मुकम्मल किया जाए। पब्लिक की तरफ तवज्जो नहीं है। अब आप अगर ये देखें कि 240 रुपए का डॉलर है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कहां पहुंच गई हैं, पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 33% पे इस वक्त रेट कर रही है। ये सारी वो चीजें हैं जो आम पाकिस्तान के साथ लिंक्ड है, एक आम पाकिस्तानी के साथ जुड़ी हुई है। इनकी तरफ तवज्जो नहीं है। अब जरा खबरों को आप देखते जाएं। एक तो ये रेटिंग आपकी माइनस हो गई, दूसरी खबर एक और है, इसके साथ जोड़ के बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि आर्मी चीफ के साथ कौन सी खबर दी गई है। और ये एक जापानीज अखबार है, 145 साल से छप रहा है, और उसने ये खबर दी है। इसकी तस्दीक बाद में ISPR करता है या नहीं करता वो बात की बात है, लेकिन पहले आप ये देखें। हुकूमती मुशीर जो है वो गए हैं और जाकर उन्होंने अमेरिका में मुलाकातें की है, लेकिन पाकिस्तान के सफारती हलकों ने उसमें, या पाकिस्तान के सफारत खाना ने या वजारत खारजा ने उसके साथ लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। यह ऐसा होता नहीं है। यानी मईशत की बहाली की कोशिशों में अमेरिका और पाकिस्तान अब इकट्ठे हो रहे हैं और पाकिस्तान अमेरिका से ताउन हासिल करना चाहता है। जो खबर है उसके मुताबिक हुआ यह है कि तारिक फातमी, ये नवाज शरीफ साहब के पुराने साथी हैं, डॉन लीक्स के दिनों में भी इनका बहुत नाम आ रहा था। तो तारिक फातमी साहब जो हैं वो गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन पहुंचे थे और पाकिस्तानी सफ़ीर समेत सिफारत खाने के जो मुख्तलिफ हुकाम थे उनके साथ उन्होंने गुफ्तगू भी की थी, मुलाकातें भी की थी। और उसके बाद उन्होंने 21 जुलाई को अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मेन से मुलाकात की है और उनके दफ्तर में उनसे जाके मिले थे। इसी रोज अमरीकी नायब वजीर खारजा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक मुख्तसर पैगाम भी लिखा था, वो आप ये देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में। उन्होंने लिखा कि मैंने वजीर आज़म पाकिस्तान के मावन खुसूसी तारिक फातमी से मुलाकात की है ताकि इक्तसादी और तजारती ताल्लुकात को बढ़ाकर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को वुसअत देने के या बढ़ाने के जो अहदाफ हैं उनके लिए हमारे इश्तराक की तौसी की जा सके या ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ आगे की तरफ बढ़े। ये वेंडी शर्मैन जो है इनका ताल्लुक अमेरिका से है और नायब वजीर खारजा हैं, वो ये लिख रही हैं। किससे मिलने के बाद? तारिक फातमी साहब को मिलने के बाद। उन्होंने मजीद भी ट्विटर के अंदर चीज़ें लिखी हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो महकमा खारजा है जब उसके पास ये सवाल जाता है तो उनका जवाब क्या आता है। लेकिन उससे पहले आप देख लें कि अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने भी मुलाकात की तस्दीक करते हुए मजीद कहा कि मुलाकात के दौरान गुफ्तगू अफगानिस्तान, इलाकाई इस्तेहकाम और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर हमले के नतीजे में पाकिस्तान और दुनिया भर में खुराक की सलामती पर पड़ने वाले तबाहकुन असरात पर मरकूज थी। रूस और यूक्रेन की लड़ाई के ऊपर पाकिस्तान ने अपने आप को न्यूट्रल रखने का फैसला किया था और यह पाकिस्तान का अपना फैसला हो सकता है। पाकिस्तान रशिया के साथ तेल और खुराक के लिए डील करने जा रहा था
और यहां से पाकिस्तान को सस्ती गंदुम और सस्ता तेल मिलना था। लेकिन अभी आपके खारजा के मुशीर तारिक फातमी जाकर मिलते हैं अमेरिकन के साथ, और नेट प्राइस क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की सूरत पे बातचीत हुई, इलाकाई इस्तेहकाम के ऊपर बातचीत हुई, व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर हमले के नतीजे में, यानी ये डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं वो अपने स्टेटमेंट के अंदर व्लादिमीर पुतिन को। अब पाकिस्तान किस कैंप में जाएगा? क्या पाकिस्तान वापस अमेरिकन कैंप में जाएगा? और अमेरिका उसके बदले में पाकिस्तान को क्या देगा? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का छोटा सा जवाब एक अखबार में आया है, मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन हम इंतजार करेंगे कि DGISPR का या ISPR का कोई मौक़िफ़ इसके ऊपर आए तो ज़रा क्लैरिटी पैदा हो जाएगी कुछ हद तक। लेकिन एक अजीब चीज़ जो है वो ये हुई है कि तारिक फातमी साहब की इन मुलाकातों को डिसोन कर दिया है। यानी एक न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान इस मुलाकात के एजेंडे से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि तारिक फातमी वाशिंगटन के निजी दौरे पर हैं। अमरीकी हुकाम के साथ इनकी मुलाकात में दफ्तर ख़ारजा ने कोई किरदार अदा नहीं किया। यह क्या चल रहा है? आपका वज़ीर ख़ारजा अमेरिका में है, अमरीकी हुकाम के साथ मुलाकातें कर रहा है, आपका महकमा ख़ारजा ये कह रहा है कि हमें पता ही नहीं है और हमारा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो निजी दौरा है। तो और वो वहां पे ट्विटर के ऊपर बाकायदा अमेरिकन लिख लिख के डाल रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ ये चीज़ें तय कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसा तय हो रहा है जो लोगों को नहीं बताया जाना चाहिए? क्या कुछ ऐसा तय हो रहा है जो चीज़ें तय करते हुए बताई नहीं जाती? यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये चीज़ें खुल जाएंगी, छुपी नहीं रहेंगी। यहां पे एक और अखबार है, और ये जापानीज अखबार है, टोक्यो जापान से अखबार छपता है। इसकी 30 लाख के करीब कॉपियां सुबह सर्कुलेट होती हैं और शाम में इसकी कॉपियां 15 लाख के करीब सर्कुलेट होती हैं। तो ये दुनिया के बड़े तरीन अखबारात में से एक है। निक्केई एशिया इसका नाम है। 145 साल से ये छप रहा है। इसने जो खबर दी है वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि ये अखबार क्या दावा कर रहा है। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका से फौरी तौर पर डिफॉल्ट से बचने की अपील की है। ये इंटरनेशनल जरीदा ये खबर दे रहा है। और निक्केई एशिया के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स ने वाशिंगटन तक अपनी पहुंच बढ़ाई है या उनके साथ बातचीत की है कि IMF से कर्ज की जल्द फराहमी के लिए मदद की दरखास्त पाकिस्तान अमेरिका से कर रहा है। इससे पहले देखें ये भी खबरें आई थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने खलीजी ममालिक से भी रब्ता किया है, जिनमें सऊदी अरब, UAE और उसके अलावा चाइना से भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने और दोस्त ममालिक से रब्ते करके ताउन की दरखास्त वो पहले कर चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बिल्कुल वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है, जो हालत इस इंपोर्टेड सरकार ने कर दी है। उसके बाद क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने वाकई अमेरिका से मदद मांगी है और अमेरिकन को यह कहा है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया जाए और पाकिस्तान की मदद की जाए? मेरे ख्याल में इस खबर को मैं यहां इसलिए रोक देता हूं कि क्योंकि अभी तक DGISPR का कोई बयान नहीं आया। उम्मीद करते हैं कि उनका बयान आएगा और वो बताएंगे ये चल क्या रहा है कि हमारा वजीर खारजा जो है वो जाता है। ये सवालात है ना। एक तो सवाल ये है कि वजीर खारजा पाकिस्तान का मुशीर खारजा जाता है अमेरिका में, मुलाकातें करता है, वहां से वो ऑफिशियली उसको बताते हैं और पाकिस्तान ये कहता है कि जी हमें तो पता ही नहीं है इसके बारे में, ये निजी दौरा है, हम नहीं जानते। और वो कहते हैं जी बिल्कुल ये दौरा हो रहा है और हम उनसे मिल रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत जो है, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूं, वो अमेरिका के सामने क्या सरेंडर करना चाहती है? क्योंकि देखें अमेरिकन अपने मफाद के बगैर किसी को कुछ नहीं देते, अपने फायदे के बगैर किसी को वो टके का फायदा नहीं देते। अगर वो पाकिस्तान को रेस्क्यू करेंगे तो उसके बदले में वो पाकिस्तान से क्या मांगेंगे? क्या वो दोबारा पाकिस्तान से अड्डे मांगेंगे? क्या वो दोबारा फाटा को एक अलग इलाका, वो बार बार ये कहते हैं कि ये यहां पे एक बफर जोन रहना चाहिए। फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज करने के वो लोग खिलाफ रहे हैं हमेशा से। क्या वो इसके बारे में बात करेंगे? क्या वो चीन और रशिया के साथ ताल्लुकात के बारे में बात करेंगे? क्या वो भारत और कश्मीर के मामलात के ऊपर बात करेंगे या वो इसराइल के मामलात के ऊपर बात करेंगे? क्या बात करेंगे वो, या क्या वो आपसे मांगेंगे जब वो आपकी मदद करेंगे? ये सवालात पाकिस्तानियों के ज़हन में आते हैं और इनके जवाब पाकिस्तानियों को मिलने चाहिए। अब आ जाए दो बड़ी खबरों की तरफ। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 बंदे फारिग कर दिए। वो जो 11 बंदे फारिग कर दिए हैं उनकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, और ये बंदे फारिग क्यों किए गए ये एक बड़ी खबर है। ये जो 11 बंदों के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, 130 बंदों के इस्तीफे भी मंजूर किए जा सकते थे, लेकिन हुआ यह है कि तहरीक इंसाफ के राब्ते हैं कुछ हुकूमती इत्तेहादियों के साथ, और हुकूमत को इस बात का पता चल गया है किसी वक्त भी आने वाले दिनों में
आरिफ अलवी साहब ये कह सकते हैं कि एतमाद का वोट ले लें आप शहबाज शरीफ साहब को, या तहरीक अदम एतमाद भी आ सकती है उनके खिलाफ। और अगर तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी आधी स्ट्रेंथ शो करनी पड़ेगी कि जनाब हमारी तादाद पूरी है, ये हमारे आधे नंबर्स हैं, लिहाजा अब आप फारिग हैं। तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि देखिए अब तो वोट काउंट होगा ही नहीं किसी मेंबर का दूसरी तरफ जाके, वो हो ही नहीं सकता, वोट काउंट ही नहीं हो सकता मुनरिफ रुकन का। लिहाजा इससे बचने का सबसे आसान और सादा फार्मूला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर्स कम कर दें। 130 इस्तीफे मंजूर करने की बजाय 11 इस्तीफे मंजूर किए गए हैं ताकि 11 नशिस्तों के ऊपर दोबारा इंतखाबात हो जाएं। और नशिस्तें भी बड़ी चुनकर निकाली गई हैं। जो नशिस्तें निकाली गई हैं उनमें अली मोहम्मद खान, क्योंकि अली मोहम्मद खान ने वहां पे खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था, तो वो तो करना पड़ेगा उन्हें। और अली मोहम्मद खान मर्दान में क्या करेगा, दोबारा इलेक्शन होगा, वो तो आपको पता है। और फसल मोहम्मद खान ये NA24 है, फिर NA31, शौकत अली, फ़खर जमान खान NA45, फिर पंजाब में दाखिल होते हैं तो NA108 ये फ़रूख हबीब है, ये आबिद शेरनी के मुकाबले में इलेक्शन। और एजाज अहमद शाह NA118, और फिर जमील अहमद खान NA237 ये कराची से जाकर इलेक्शन होगा। और NA239 मोहम्मद अकरम चीमा, और अब्दुल शकूर शाद NA246। फिर इसके बाद दो जो हैं वो मखसूस नशिस्तें हैं जिनमें डॉक्टर शीरी मजारी है और एक जो है वो शंदाना गुलजार खान है। देखिए क्यों कर रहे हैं ये, अब पीपल्स पार्टी को कुछ सीटें देने के चक्कर में वहां धांधली करो, गेम डालो, पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाएंगे, कुछ KP में इलेक्शन करवाएंगे। तो कोशिश ये है कि जितना ज्यादा इस हुकूमत को लंबा खींचा जा सके उतना खींच लें इंपोर्टेड सरकार को। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन 11 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी या पूरे पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन लड़ेगी? यह गेम अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान के हाथ में है। वजह क्या है? देखिए, पंजाब में हुकूमत उनके पास है, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत उनके पास है। या तो 130 हल्के पूरे के पूरे फारिग किए जाएं, और अगर ये 11 नशिस्तों के ऊपर दोबारा इलेक्शन करवाने की कोशिश की जाएगी तो ये इमरान खान के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि फिर आप भूल जाएं सब कुछ। अगले साल गर्मियों के बाद इंतखाबात होंगे जिन्हें आप आम इंतखाबात समझ रहे हैं, यानी अगस्त में जाके अगले साल इंतखाबात होंगे, आप भूल जाएं बाकी सारा कुछ। ये इमरान खान साहब के लिए एक पैगाम है। क्या वो इसको कबूल करेंगे? ये बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि वो इसको कबूल करेंगे। मुझे लगता है कि वो इसको एहतजाज की जानिब ले जाएंगे। अगर PDM की जमातें बाज ना आई तो इमरान खान साहब को फिर लॉन्ग मार्च की कॉल देनी पड़ेगी, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इन दोनों शहरों से बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। इस्लामाबाद पुलिस जो है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने बड़े अवामी सैलाब को रोक सके, क्योंकि पंजाब की पुलिस की ताकत उनके पास मौजूद नहीं है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से भी पुलिस आएगी। लिहाजा इस्लामाबाद पहुंचना और वहां जाकर एहतजाज करना इमरान खान साहब के लिए मुश्किल नहीं रहेगा। फिर उनके पास दो ऐसी हुकूमतें मौजूद हैं सूबाई जिनकी असम्बलियां गिराकर वो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल खला पैदा कर सकते हैं, और ऐसी सूरत में पाकिस्तान के तमाम ताकतवर हलकों को इलेक्शन में जाने के अलावा कोई और हल नजर नहीं आएगा। दूसरी जानिब काफ लीग ने भी चौधरी शुजात हुसैन साहब से हिसाब चुकता कर दिया है और उन्होंने अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाई और उसमें चौधरी शुजात और काफ लीग की सदारत से उनको फारिग कर दिया गया। तारक बशीर चीमा भी छुट्टी पे, वो भी फारिग है। हुआ यह है कि मुस्लिम लीग काफ की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ। यह वो कमेटी होती है जो अहम तरीन फैसले करती है। इजलास की सदारत सेनेटर कामल अली आगा ने की। ये लाहौर में वैसे रहते हैं, अंदरून शहर के रहने वाले हैं। और चौधरी शुजात हुसैन को सदर और तारक बशीर चीमा को सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटाने की सिफारिश की गई और ओहदे से हटाने का ऐलान कामिल अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कर दिया है। अब आप यहां से अंदाजा कर लें कि कैसी लड़ाई कई आसिफ अली जरदारी साहब ने करवा दी है। यानी नून लीग में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान कभी ऐसी लड़ाई नहीं हुई जैसी जरदारी साहब ने आके फूट डाली है। काफ लीग में चौधरी बरादरान के दरमियान कभी ऐसी लड़ाई नहीं हुई जैसी फूट जरदारी साहब ने आकर डाली है। तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो आज भी आसिफ अली जरदारी साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बना रही हैं और रख रही हैं, वो इस बात को ज़हन में रखें कि किसी वक्त भी जरदारी साहब उनकी जमात के अंदर भी फूट डाल सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली जमात जो उन्होंने तबाह की थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी को उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से खत्म किया, पंजाब से खत्म किया, सिंध ले गए और सिंध में भी अब इंटीरियर सिंध तक पीपल्स पार्टी रह गई है। और जब वो इंटीरियर सिंध से भी खत्म हो जाएगी तो फिर जरदारी साहब का मिशन मुकम्मल हो जाएगा।
दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने तबाह की वो PMLN है, उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। और तीसरी पॉलिटिकल पार्टी जो तबाह की है वो है मुस्लिम लीग काफ। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।